चले भाई, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एसएससी वाला परिवार पर। मैं हूं मयूर कस्तूरी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की इस लेक्चर सीरीज में एक बार फिर से आप सभी के साथ। बेटा, ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज है ये इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए है कि मैं हर बार एक बात कहता हूं कि ये जान लेना कि क्या पढ़ना है ये इतना ज़रूरी नहीं, लेकिन क्या नहीं पढ़ना है ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो आपका समय बहुत बड़े स्तर पर बचाता है। और इसलिए जब समय बचता है तो आप काम की चीज़ें पढ़ते हो, फालतू चीज़ें दिमाग में नहीं डालते हो, और निश्चित रूप से ये आपके सिलेक्शन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो भाई, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की इस कड़ी में हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो भाई, सबसे पहली बात, जो भी बच्चे अभी तक इस टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े भाई, सबसे पहले तो टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना है, क्योंकि पूरे अपडेट, नोटिफिकेशन, अनाउंसमेंट और यूट्यूब पर जो मैं सेशन लेता हूं ये वाली मिलाकर सबका पीडीएफ बच्चे इसी ग्रुप में आता है। तो अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम का ये क्यूआर कोड स्कैन करके जुड़ जाइए। जो बच्चे नहीं जुड़े वीडियो को पॉज करो, क्यूआर कोड स्कैन करो, जुड़ जाओ। वरना आप टेलीग्राम पर सीधे सर्च कर सकते हो हिस्ट्री बाय मयूर सर। ठीक है बच्चे, चलो भाई। अच्छा, एक चीज मैंने बोली कि भाई YouTube पर जो सेशन होता है उसकी पीडीएफ। तो भाई YouTube पर जो सेशन होता है उसकी अगर हम बात करें बच्चे, तो रोज शाम को 7 से 8 बजे के बीच में जीके जीएस का ये शानदार सेशन कंडक्ट किया जा रहा है, जहां पर हम लोग PYQs डिस्कस कर रहे हैं। अभी हम लोग मॉडर्न इंडिया के PYQs बच्चे डिस्कस करें। इससे पहले हमने मॉडर्न इंडिया, हमने आधुनिक भारत कर लिया, अभी हम लोग मिडीवल के कर रहे हैं। अगर मैंने पहले कुछ गलत बोल दिया हो तो माफ कीजिएगा। मिडीवल के, मध्यकालीन भारत के पीवाईक्यू अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, मॉडर्न हमने कर लिया। ठीक है, चलो भाई, तो ये भी बात हो गई। अब हम लोग सीधे रिवीजन की तरफ बढ़ते हैं। तो भाई, सबसे पहले जो बच्चे नए हैं उनको ये भी बात बता दूं, पहले 5-10 मिनट हम लोग रिवीजन को देते हैं। यानी प्रीवियस क्लास में जो भी हमने क्वेश्चन किए थे लास्ट क्लास में, कल की क्लास में, पहले उसको भाई रिवाइज करेंगे। रिवीजन बेहद महत्वपूर्ण, वरना होता क्या है कि आपसे क्वेश्चन बनते तो हैं लेकिन रिवाइज नहीं करते हो तो भूलते जाते हो। तो क्या ही मतलब रहा जो आपने समय दिया भूल गए जब। तो इसलिए बच्चे, रिवीजन नई चीजों को पढ़ने से भी ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले भाई प्रीवियस क्लास के क्वेश्चन को हम लोग रिवाइज करेंगे। डोंट वरी, 1 मिनट में भाई रिवीजन शुरू करते हैं। रुकना है, परेशान नहीं होना है भाई। तो हम भाई रिवीजन तेजी से शुरू करते हैं, डोंट वरी। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी कहां से कहां बदली थी? कल हमने देखा बच्चे, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से बदलकर देवगिरी कर दी। दिल्ली से देवगिरी के बीच की दूरी बच्चे 1500 किलोमीटर की दूरी। तो बच्चे ये इनने राजधानी चेंज कर दी। कई लोग परेशान हुए क्योंकि कैपिटल शिफ्ट हुआ, कई लोग मारे गए क्योंकि गर्मी के सीजन में, खतरनाक सीजन में ये राजधानी चेंज करने का फैसला लिया गया। नेक्स्ट बात करें, देखो भाई, सल्तनत के इतिहास में पहली बार मंगोल क्षेत्र खुरासन पर कब्जा करने के लिए दिल्ली के किस सुल्तान ने एक अभियान की योजना बनाई थी? बच्चे, मोहम्मद बिन तुगलक ने ये योजना बनाई थी कि खुरासन पर कब्जा करेंगे। जो खुरासन है पहले एक राज्य हुआ करता था, आज खुरासन कुछ नहीं है, कोई देश नहीं है, लेकिन पहले एक राज्य था, एक देश था। और बच्चे, ये जो देश था ये ईरान से शुरू होता था और मंगोलिया तक के क्षेत्र तक जा रहा है। सोचो, तो भाई वहां के राजा की डेथ हो गई, मोहम्मद बिन तुगलक ने प्लान बनाया कि कब्जा कर लेगा खुरासन पर, मगर ये प्लान अधूरा का अधूरा रह गया। इनने इतना समय लगाया खुरासन पर कब्जा करने के लिए कि वहां के खुरासन के लोगों ने अपना ही एक नया राजा वहां पर स्थापित कर लिया, और इनको अपनी सेना जो इनने बनाई थी अटैक करने के लिए खुरासन पर, उस सेना को हटाना पड़ा। इनफैक्ट सैनिक लोग उल्टा नाराज हो गए। नेक्स्ट भाई, जल्दी आओ, जल्दी रिवीजन कंप्लीट करें। नए बच्चों को मैं फिर बता दूं भाई, पहले हम लोग कल की क्लास का रिवीजन कर रहे हैं, फिर आज के फ्रेश एमसीक्यू हम देखेंगे, तब थोड़ा स्लो स्लो चलेंगे। कल का रिवीजन है, कल का जो क्वेश्चंस का रिवीजन है थोड़ा सा फास्ट है। अगर आप चाहते हो कि ये क्वेश्चन स्लो मिले तो कल की क्लास देख लो। भाई, मोहम्मद बिन तुगलक ने किस देश का उदाहरण लेकर तांबे और पीतल के सिक्कों का प्रयोग कर टोकन मुद्रा बनवाई? चाइना। नेक्स्ट, चीन के कुबलई खान से उनने ये प्रेरणा ली थी। किस सुल्तान ने कृषि की देखभाल के लिए अलग विभाग दीवान कोही की स्थापना की? मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि विभाग दीवान कोही बनाया था। ये किसानों को लोन देते थे, ठीक है, बीज खरीदने के लिए, सीड्स को परचेस करने के लिए, सिंचाई व्यवस्था के लिए, इरिगेशन के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं, जब इब्न बतूता भारत आया था तो उस समय दिल्ली सल्तनत का शासक कौन था? जब इब्न बतूता इंडिया आया बच्चे, उस टाइम पर दिल्ली सल्तनत का शासक का नाम क्या था? अगेन मोहम्मद बिन तुगलक। इसने एक किताब लिखी है रहला।
क्या नाम है बच्चे किताब का? रहला। इसने मतलब इब्न बतूता ने, ये मत सोचना मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो बच्चे किसने किताब लिखी है? इब्न बतूता ने किताब लिखी है रहला। नेक्स्ट, मध्यकाल में भारत आने वाला विदेशी यात्री कहाँ का था? बच्चे मोरक्को का था। मोरक्को अफ्रीका में एक देश है, ठीक है, यहीं से आया था इब्न बतूता पहन के जूता। निम्नलिखित दिल्ली के सुल्तानों में से उत्तर भारत में कई शहरों की किसने स्थापना की? फिरोज शाह तुगलक माना जाता है 300 से ज्यादा शहरों की स्थापना की, जिसमें एक मुख्य शहर है जौनपुर, एक मुख्य शहर है हिसार, एक मुख्य शहर है फतेहाबाद। जो जौनपुर है वो यूपी में है, हिसार और फतेहाबाद हरियाणा में है। नेक्स्ट भाई, तो ये आपके लिए थ्योरी भी मैंने दिखाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तैमूर ने इंडिया पर अटैक किया, लेकिन क्वेश्चन बोलता है तैमूर ने इंडिया पर अटैक कब किया? बच्चे तैमूर ने इंडिया पर अटैक देखें कब किया? तैमूर ने इंडिया पर अटैक किया 1398 में। उस टाइम पर दिल्ली में कौन सा वंश था बच्चे? तुगलक वंश का शासन था। और तुगलक वंश का रूलर कौन था बच्चे? तो जो रूलर था उसका नाम है मोहम्मद शाह तुगलक। इसको नसीरुद्दीन महमूद नाम से भी जाना जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक अलग है भाई, मोहम्मद बिन तुगलक नहीं, मोहम्मद शाह तुगलक, और नसीरुद्दीन महमूद नाम से भी इसको जाना जाता है। तो बच्चे सही जवाब क्या हो गया? तो 1398 में अटैक किया था। कौन से वंश के टाइम पर अटैक किया था? क्वेश्चन पूछता है जब तैमूर ने हमला किया, तो बेटा तैमूर या तिमुरलंग, क्योंकि वो लंगड़ा था इसलिए तिमुरलंग बोलते थे, तुगलक वंश के टाइम पर अटैक किया। और बच्चे 14वीं शताब्दी में स्थापित शहर फतेहाबाद का नाम फतेह खान के नाम पर किसके द्वारा रखा गया? तो सुनो, तो बच्चे फिरोज शाह तुगलक का एक बेटा था फतेह खान, उसके नाम पर उसने फतेहाबाद का नाम रखा था। नेक्स्ट बात करते हैं, खिज्र खान ने कौन से वंश की स्थापना की? खिज्र खान ने सैयद वंश की स्थापना की। तो सबसे पहले आता है गुलाम वंश, उसके बाद दिल्ली सल्तनत की बात हो रही है, उसके बाद कौन सा वंश आता है? खिलजी वंश। खिलजी वंश के बाद बच्चे कौन सा वंश आता है? तो उसके बाद तुगलक वंश, उसके बाद बात करें तो सैयद वंश, और अंत में बच्चे देखें तो लोधी वंश। तो भाई देखो, अब सैयद वंश का स्थापना करता कौन है? तो खिज्र खान। कौन है बच्चे? खिज्र खान स्थापना करता है। ओके, आओ, मोट की मस्जिद किसके शासनकाल में बनी थी भाई? तो सिकंदर लोदी के शासनकाल में मोट की मस्जिद बनवाई गई थी। इब्राहिम लोदी दिल्ली का सुल्तान कब बना? 1517 से 1526 इसका शासनकाल रहा। तो बच्चे तुगलक के बाद कौन सा वंश आएगा? सैयद। सैयद के बाद आएगा लोदी। लोदी में 3 लोग हैं, एक का नाम है बहलुल लोदी। ओ माय गॉड, क्या क्या बोलना पड़ता है। नेक्स्ट है बच्चे सिकंदर। क्या है? सिकंदर। और बच्चे लास्ट जो लोदी वंश का रूलर है या अंतिम दिल्ली सुल्तान इब्राहिम लोदी, 1517 से 1526। तो कब शासन शुरू किया? 1517। भाई सिकंदर लोदी ने आगरा कब स्थापित किया? 1504 में आगरा की स्थापना की, और 2 साल बाद 1506 में कैपिटल आगरा से, कैपिटल दिल्ली से शिफ्ट करके आगरा कर दिया। ठीक है, दिल्ली टू आगरा कर दिया। बोलो ओके। ओके सर। भाई डैश ने आगरा को अपने साम्राज्य की राजधानी बनाया? सिकंदर लोदी ने बनाया। वाह सर, क्या तो एरो बनाया, मैं भी एरो देख के डर गया। लोदी वंश का अंतिम सुल्तान कौन था? मैं तो बिल्कुल नहीं था भाई, इब्राहिम लोदी जरूर था। दिल्ली सल्तनत की राजकीय भाषा बच्चे क्या थी? ये भी हमने लास्ट क्लास में देखा। भाई मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, जो बच्चे नए हैं बेटा, सबसे पहले ये कल की क्लास का रिवीजन चल रहा है, जल्दी से रिवीजन खत्म करते हैं और फिर हम लोग आज के फ्रेश क्वेश्चन स्लोली स्लोली देखेंगे। भाई ऑफिशियल लैंग्वेज दिल्ली सल्तनत की क्या है? फारसी भाषा। नेक्स्ट देखो भाई, दिल्ली सल्तनत के दौरान राज्य के एक हिस्से को जो प्रशासनिक अधिकारियों को दिया जाता था वो कहलाता था इक्ता। कल हमने डिटेलिंग की थी, तो आप बच्चे अच्छे से डिटेलिंग देख लो। नेक्स्ट क्या है भाई? कुतुब मीनार के पास स्थित मेहरौली पिलर प्राथमिक रूप से किस कारण प्रसिद्ध है? क्योंकि इसमें बहुत आला दर्जे का, उत्कृष्ट गुणवत्ता का लोहा लगा है, इसलिए फेमस है। नेक्स्ट भाई, नेक्स्ट देखो, ये आयरन पिलर हमने देख लिया था। तो भाई ये आयरन पिलर कहाँ लोकेटेड है बच्चे? ये कुतुब मीनार परिसर में लोकेटेड है। कल भी हमने देखा था कुतुब मीनार के साइड में आपको ये दिख सकता है। इधर मत देखो बच्चे, इधर ध्यान दो। ठीक है, आओ नेक्स्ट बात करते हैं भाई, अलई दरवाजा किस विश्व विरासत स्थल में मौजूद है? बेटा अलई दरवाजा, अलई दरवाजा किसने बनवाया? अलई दरवाजा अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया, और ये प्रवेश द्वार है किसका? तो ये प्रवेश द्वार है किसका? कुतुब मीनार परिसर का। जरूरी नहीं कि यहीं से एंट्री करो, और भी वो हैं गेट्स हैं, लेकिन ये भी एक दरवाजा 1311 में बनवाया गया था कुतुब मीनार परिसर के अंदर। चलो भाई, अब हम लोग फ्रेश क्वेश्चन देखेंगे। मुझे उम्मीद है भाई आप सभी बच्चे होश में हैं, अलर्ट हैं।
तो बेटा अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे, 1 मिनट में शुरू करते हैं, डोंट वरी। हाँ भाई, तो भाई आज का पहला क्वेश्चन, अब बच्चे हम लोग स्लो स्लो देखेंगे, तो जो नए बच्चे हैं परेशान मत होइएगा, स्लो स्लो आपको जवाब मिलेगा। तो बच्चे पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, जहां जरूरत होगा थ्योरी भी देखेंगे, लेकिन आज की क्लास में बच्चे पोल नहीं है, तो ज्यादा स्ट्रेस लेना नहीं है, जुड़े रहो। मेन बात क्या है कि हमको अच्छा प्रदर्शन करना है अपने लिए, किसी और को दिखाने के लिए नहीं। तो आज मिसिंग है अलई दरवाजा, दिल्ली स्थित कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण के लिए क्या है बच्चे, एक एंट्रेंस गेट है, एक प्रवेश द्वार है। सही बात है, तो ये भी हमने देख लिया। तो भाई अलई दरवाजा क्या है, एक एंट्रेंस गेट है, 1311 में अलाउद्दीन खिलजी द्वारा स्थापित। अभी अभी हमने इसके बारे में चर्चा की थी। दिल्ली में कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के दक्षिणी प्रवेश द्वार अलई दरवाजे का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया बच्चे? चलो जल्दी जल्दी भाई कमेंट सेक्शन में जवाब दो, तेजी से जवाब देना है, एकदम भाई सुपर तेजी से जवाब चाहिए, एकदम भाई बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अलाउद्दीन खिलजी ने 1311 में इसका निर्माण करवाया था। नेक्स्ट, अच्छा यहां पर एक नया नाम आया कुव्वतुल इस्लाम, परेशान मत होना, इसके बारे में मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि ये है मान लो कुतुब मीनार, यहां पर इसी परिसर में है कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, ये कुतुब मीनार, ये कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, ये अलई दरवाजा, ये आयरन पिलर मेहरौली का। ठीक है बच्चे, तो ये सब इधर ही। तो भाई कौन सा स्मारक कुतुब मीनार का भाग नहीं है? अब बच्चे क्वेश्चन बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन सा इमारत कुतुब मीनार का हिस्सा नहीं है? तो भाई जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताना है, बुलंद दरवाजा, कुव्वतुल इस्लाम, कुतुब मीनार या अलई दरवाजा, कौन इस परिसर का पार्ट नहीं है? तो बच्चे देखो, कुव्वतुल इस्लाम तो है, कुतुब मीनार तो है ही, और अलई दरवाजा भी है, तो भैया कौन नहीं है? तो क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? बाय एलिमिनेशन भी बना लेते, बुलंद दरवाजा। बेटा जो बुलंद दरवाजा है ये फतेहपुर सिकरी में है, फतेहपुर सिकरी आगरा के पास उत्तर प्रदेश में एक जगह का नाम है। बुलंद दरवाजा बच्चे अकबर ने बनवाया था। बुलंद दरवाजा क्यों बनवाया गया था? क्योंकि अकबर ने गुजरात पर जीत हासिल की थी। ये कहानी हम आगे मुगलों में भी पढ़ेंगे, अभी बस इतना समझ लो, अकबर के पापा हुमायूं गुजरात को जीतने की बहुत कोशिश की, एक बार जीत भी गए थे, कुछ समय के लिए गुजरात उनके कब्जे में था, फिर गुजरात निकल गया, लेकिन अकबर ने वापस गुजरात जीता और अपने कंट्रोल में ले आए, इसलिए अकबर बहुत खुश थे कि वाह, मेरे पापा भी जो काम नहीं कर पाए वो मैंने कर दिया। तो पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा। तो बच्चे अकबर ने बुलंद दरवाजा कहां बनवाया? गुजरात जीत पर फतेहपुर सिकरी, तो गुजरात विजय के लिए बनवाया, जीत गए तो भाई गुजरात में बनवाना था, बनवाया यूपी में। बताओ किस शताब्दी में दिल्ली का कुतुब मीनार बनाया गया था? चलो भाई कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन बताओ भाई। अच्छा एक और बात बता दूं, सदी का नंबर हमेशा आगे चलता है ना? तो आप कोई भी ईयर की बात कर रहे हो, सदी का नंबर हमेशा आगे चलता है। जैसे 2024 है, तो भाई सदी क्या चल रही है, सेंचुरी कौन सी चल रही है? तो 2000 से 2099 तक जो सेंचुरी कहेंगे, कोई भी साल हो इनमें, तो भाई क्या होगा? 21st सेंचुरी। अब बच्चे देखो, कुतुब मीनार आप सबको मालूम है किसने बनवाना शुरू किया? बच्चे कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाना शुरू किया, और इसका कंस्ट्रक्शन खत्म किसने करवाया? ईलू ईलू ने इसका कंस्ट्रक्शन खत्म करवाया। सही बात है, सही बात है कि नहीं? तो भाई ऐबक ने कंस्ट्रक्शन शुरू किया और इल्तुतमिश ने खत्म किया। अब ऐबक की बात करूं तो 1206 से 1210, सही बात है, और इल्तुतमिश की बात करें तो बच्चे 1211 से 1236। अब आप खुद सोचो ये सदी कौन सी? 13वीं है। तो भाई भले ही आपको नहीं मालूम था कि कुतुब मीनार एग्जैक्टली कौन से ईयर्स, लेकिन आपको रूलर्स तो मालूम है, तो आप वहीं से बता सकते हो 13वीं है कि नहीं बच्चे? तो 13th सेंचुरी। ठीक है चलो, तो भाई क्योंकि सेंचुरी का नंबर आगे चलता है, तो 1200 से 6 से 10, 1210 में ये भाई हॉर्स पोलो जिसको चौगान बोलते हैं, ये खेलते हुए मृत्यु हो गई थी। तो बच्चे शताब्दी कौन सी? 13th। चलो भाई, निम्नलिखित में से किसने कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया? बेटा कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू करवाया? बड़ा लड्डू सा क्वेश्चन,
बिल्कुल कमेंट सेक्शन में झड़ी लग जानी चाहिए। CHSL 2021 का क्वेश्चन है बच्चे, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कंस्ट्रक्शन शुरू करवाया। बोलता है कुतुब मीनार का नाम किस सूफी संत के नाम पर रखा गया। ये मैंने आपको जानकारी इससे पहले भी दी थी बच्चे, CGL 2019 का क्वेश्चन। तो जब मैंने आपको कुछ दिन पहले अभी कुतुब मीनार के बारे में बताया था, याद करो, तभी मैंने बताया था कि बच्चे एक सूफी संत हैं। जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन भर दो भाई, बहुत बढ़िया। हाँ भाई, कमेंट सेक्शन में आग लग जानी चाहिए। सर असली में लगा दे, देख लो, बस मोबाइल तुम्हारा जल ना जाए। बच्चे कुतुब मीनार का नाम ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर है। और ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, कई बच्चों को लगता है कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने नाम पर कुतुब मीनार बनवाना शुरू किया, नहीं। एक सूफी संत थे जिनसे बहुत ज्यादा प्रभावित था ऐबक, इसलिए उनके लिए बनवाना शुरू किया। तो बच्चे उनका भी नाम कोइंसिडेंटली क्या है, कुतुबुद्दीन। तो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, इनके लिए कुतुब मीनार बनवाना शुरू किया। कुतुब मीनार में कितनी मंजिलें हैं भाई? ये 5 मंजिला इमारत है। इसका कंस्ट्रक्शन, सर ये मंजिला लिखा है आपने? हाँ, मैं भी जब सामने स्क्रीन पर देखा तो मैं भी डर गया बेटा। 5 मंजिला, 5 मंजिला, जिसमें जो ग्राउंड फ्लोर है बच्चे, जो ग्राउंड फ्लोर है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया, जबकि जो ऊपर के फ्लोर हैं वो इल्तुतमिश ने बनवाए। लेकिन इसका जो चौथा फ्लोर है बच्चे, वो फिरोज शाह तुगलक के टाइम पर डैमेज हो गया था, तो चौथा फ्लोर उसने रिपेयर करवाया और 5वां फ्लोर भी उसने बनवाया। तो देखा जाए तो ग्राउंड फ्लोर असल में बनवाया है ऐबक ने, सेकंड, थर्ड और फोर्थ इल्तुतमिश ने, और 5th फ्लोर किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। एनीवेज इतना डेप्थ में नहीं आएगा, ये आएगा किसके लिए? तो भाई ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। भाई लो, कुतुब मीनार कहां लोकेटेड है भाई? तो बिल्कुल गलती नहीं करना, जल्दी से कमेंट सेक्शन भाई लड़ी लग जानी चाहिए बच्चे। कुतुब मीनार में कितने फ्लोर हैं? CHSL 2021 का क्वेश्चन। कुतुब मीनार में बच्चे 5 फ्लोर हैं। कितने फ्लोर हैं? 5 फ्लोर। आओ, CHSL 2017 का क्वेश्चन है, कुतुब मीनार कहां स्थित है? भाई ये तो बच्चे बच्चे को मालूम है, ये क्वेश्चन तो पूछा जाना नहीं चाहिए था, ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाना चाहिए था भाई, है ना, इतना लड्डू, लेकिन पूछा गया। तो बच्चे कुतुब मीनार दिल्ली में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट, भारत में स्थापित राजवंशों का निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? MTS 2019। तो बच्चे दिल्ली सुल्तानों में सही क्रम जल्दी से बता दो। हाँ भाई, तो सही क्रम क्या है बच्चे? सबसे पहले कौन आया? गुलाम वंश, फिर कौन सा वंश आया? खिलजी, फिर आया तुगलक, फिर सैयद, फिर लोदी। तो भाई देखो, ये है खिलजी, सैयद, लोदी, तुगलक, गलत। फिर भाई तुगलक खिलजी, तुगलक खिलजी नहीं, खिलजी तुगलक, हाँ भाई, खिलजी सही है, तुगलक सही, सैयद लोदी, भाई सी सही है। गुलाम वंश तो ऑप्शन में ही नहीं है, सही है, तो सी एकदम सही जवाब। बहुत बढ़िया बच्चे। चलो भाई, भारत के इतिहास में किस अवधि को दिल्ली सल्तनत के रूप में जाना जाता है? जब हम बोलते हैं दिल्ली सल्तनत, तो ये कब से कब तक की कहानी है? CGL 2019 का क्वेश्चन। मैं तो भाई इस क्वेश्चन को लड्डू ही बोलूंगा, क्योंकि ये तो भाई आप ओपनिंग बात पढ़ते हो और कई बार ये बात पढ़ते समय रिवाइज होती है। तो दिल्ली सल्तनत 1206 से 1526, और फिर 1526 में मुगल साम्राज्य शुरू होगा। 1526 से 1857 मुगलों का साम्राज्य चलता है। तो बच्चे 1206 से 1526 इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब, सही है। आओ भाई, दिल्ली सल्तनत के शाही दरबार में एक महत्वपूर्ण पद था और उसकी भूमिका सभी विभागों के एक सामान्य पर्यवेक्षक की थी। तो भाई अब आपसे क्वेश्चन पूछता है CPO 2022 में कि भाई एक इंपॉर्टेंट पोस्ट थी, इन 4 ऑप्शन में एक ऐसी पोस्ट है जो कि जनरल सुपरवाइजर यानी सामान्य पर्यवेक्षक की पोस्ट है। तो बच्चे इसका सही जवाब क्या है? दीवाने मुस्तक राज, विजारत, वकूफ या अमीर को ही। चलो भाई जल्दी से बताओ, मैं पानी पीऊं जब तक, जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में ढेर कर दो आंसर। हाँ भाई, तो भाई सही जवाब क्या है? दीवाने विजारत। असल में ये पोस्ट को हम कहेंगे वजीर, और वजीर कौन होता है? PM। सोचो, आज PM का काम क्या होता है? सभी मंत्रियों का हेड होता है PM, तभी तो बोलते हैं प्राइम मिनिस्टर। भाई बाकी सबको बोल रहे मिनिस्टर, उनको बोल रहे प्राइम मिनिस्टर, क्यों? वो सभी मंत्रियों के सुपरवाइजर हैं।
आज जो भी व्यक्ति प्रधानमंत्री हमारे देश में, पद की बात हो रही, व्यक्ति की नहीं, जो भी व्यक्ति और जो भी पद है, तो भाई उस पद पर जो व्यक्ति बैठा हो कभी भी किसी भी मंत्री को हटा सकते हैं, नए पोर्टफोलियो दे सकते हैं कि आज से आप ये डिपार्टमेंट संभालोगे, आज से वो। तो बच्चे वैसे ही यहां पर हम देखते हैं कि वजीर मौजूद था सुपरवाइजर के रूप में। इसका काम था अन्य मंत्रियों पर देखरेख करना, कोई कुछ कर रहा है गलत या कोई अच्छा कर रहा है, जो भी है, तो इसकी जानकारी सुल्तान को देना। तो बच्चे सबसे ऊपर कौन है? सबसे ऊपर है सुल्तान, उसके नीचे है वजीर। वजीर का डिपार्टमेंट क्या कहलाता है? दीवान वजारत। ये मैंने आपको पहले भी बताया था, दीवान शब्द दिल्ली सल्तनत में दीवान मतलब होता था डिपार्टमेंट। तो बच्चे दीवान वजारत क्या हो गया? डिपार्टमेंट ऑफ वजीर। अच्छा, साथ साथ बच्चे ये जो वजीर है ये ना वित्तीय चीजें भी देखा करता था। तो बच्चे क्या देखा करता था? वित्तीय चीजों का भी जानकार है बच्चे, तो ये भी दिमाग में रखना, यानी फाइनेंशियल मैटर्स भी देखता था। तो फाइनेंशियल मैटर भी देखेगा बच्चे, और साथ साथ ये जनरल सुपरवाइजर का काम भी करेगा। दिल्ली सल्तनत प्रशासन के संदर्भ में, अच्छा टिक कर दिया ना मैंने, वजारत, हाँ। दिल्ली सल्तनत प्रशासन के संदर्भ में राज्य पत्राचार विभाग को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था? तो भाई जल्दी से कमेंट्स में बताओ क्या है सही जवाब। मैं जब तक आपको बता दूं, ये पत्राचार विभाग क्या है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं करस्पॉन्डेंस डिपार्टमेंट। ये क्या होता है भाई? ये असल में होता है, जैसे कोई सुल्तान है, अब उसको अपने अधिकारियों से बात करनी है, या सुल्तान को किसी अन्य देश के राजा से, हेड से कुछ बात करनी है, तो सुल्तान खुद तो पेन पेपर लेने जाएगा नहीं, दुकान जा रहा है, वो 10 रुपए का नोट लग के, भैया एक रफ कॉपी तो देना, और लिख रहा, अरे भाई डिपार्टमेंट है, तो सुल्तान बोलेगा, एक व्यक्ति लिखता जाएगा, वो व्यक्ति सुल्तान को सजेशन भी देगा कि यहाँ पे हम इसकी जगह ये लिख सकते हैं, अच्छी भाषा ये हो सकती है, वो जो भी। तो वो डिपार्टमेंट कौन सा है बच्चे? तो उस डिपार्टमेंट का नाम है दीवान ए इंशा। क्या नाम है? दीवान ए इंशा। अच्छा, ये दीवान अर्ज क्या होता है ये भी मैं थोड़ा सा बता देता हूं बच्चे। तो एक रूलर था गुलाम वंश का, जिसका नाम था बलबन। तो बच्चे बलबन ने दीवान अर्ज की स्थापना की। दीवान अर्ज, तो बच्चे दीवान अर्ज कौन सा डिपार्टमेंट है? दीवान अर्ज है मिलिट्री डिपार्टमेंट। क्या है बच्चे? दीवान अर्ज। जैसे तुम लोग करते हो ना, अर्ज किया है, तो अर्ज किया है मतलब क्या है कि तुम बोलते हो हाँ बस शेर बोलने वाले, अर्ज किया है बोल रहे हैं, सब बोलते हैं इरशाद इरशाद। तो बच्चे एक वो अर्ज है और एक ये अर्ज है। कौन सा अर्ज है? मिलिट्री डिपार्टमेंट वाला अर्ज। ठीक है भाई, सही बात है ना? चलो भाई, तो दीवान अर्ज क्या है? मिलिट्री डिपार्टमेंट। अच्छा, ये है दीवान रसालत। बच्चे दीवान रसालत क्या है? ये धार्मिक मुद्दों से जुड़ा हुआ विभाग। तो धार्मिक मुद्दों से जुड़ा हुआ विभाग क्या कहलाता है बच्चे? दीवान ए रसालत। क्या कहलाता है बच्चे? दीवान ए रसालत। कुछ कुछ जगहों पर हमको यह भी पता चलता है कि ये डिपार्टमेंट विदेशी मामले यानी फॉरेन अफेयर्स भी देखता था। तो बच्चे विदेशी मामले भी यही देखता था, और रिलीजियस अफेयर्स। तो कुछ जगहों पे हमको मिलता है कि भाई विदेशी मामले, कुछ जगहों पे मिलता है रिलीजियस। इसलिए आज तक ये कंफ्यूजन बना है और बना ही रहेगा, क्योंकि जिनका वो डिपार्टमेंट है वो तो निकल लिए, वो राज उनके साथ चला गया। तो दीवाने इंशा होता था भाई कौन सा डिपार्टमेंट? करस्पॉन्डेंस यानी पत्राचार, नाम में ही छुपा है, पत्र लिख रहे हैं। और बच्चे नेक्स्ट कौन सा है? अर्ज मिलिट्री, रसालत धार्मिक या विदेशी। अभी जो दीवाने खैरात है, आपने अगर बॉलीवुड मूवी देखी हो तो बच्चे कभी सुना आपने ये खैरात की जमीन नहीं है? तो बच्चे खैरात मतलब होता है फ्री। तो यहां पर है दान विभाग, चैरिटी, तो दान कर रहे हैं, है ना? तो ये ना फिरोज शाह तुगलक ने स्थापित किया था। वो गरीब मुसलमान लड़कियों को दान देता था, अनाथ गरीब मुसलमान बच्चों को दान देता था। तो बच्चे दीवाने खैरात दान विभाग है। यहां पर आपके लिए ये पूरी थ्योरी भी है। तो दीवाने इंशा सरकारी पत्राचार, दीवाने अर्ज सैन्य विभाग, दीवाने रसालत धार्मिक मुद्दों से संबंधित या विदेशी मामलों से संबंधित, और खैरात क्या है बच्चे? दान विभाग। ये उसका इंग्लिश वर्जन आपको सामने मिल रहा है। सर जब आप कोई चीज लिख देते हो फिर उसका अलग से थ्योरी क्यों देते हो? क्योंकि बेटा जो मैं लिखता हूं मैं समझता हूं कि कितना दर्द होता होगा तुम्हारी आंखों को इतनी शानदार राइटिंग देखते हुए। प्लीज प्लीज नहीं, मैं नहीं सिखाऊंगा सर, अलग से क्लासेस नहीं लूंगा मैं, राइटिंग की अलग से क्लासेस। राइटिंग, ये जो स्पेशल राइटिंग है, इसको सीखने के लिए वर्षों की तपस्या लगी है, और आप चाह रहे हो कि कुछ क्लासेस के माध्यम से मैं ये टेक्निक आपको दे दूं। नहीं दूंगा सर, प्लीज नहीं। तो बच्चे राइटिंग नहीं सिखाऊंगा मैं, ना ही ड्राइंग सिखाऊंगा। आओ टफ क्वेश्चन
निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? एसएससी स्टेनो 2017 सही मैच्ड कौन सा है? हाँ भाई, तो यहां पर है शम्स सिराज अफीफ तारीख फिरोज शाही, जियाउद्दीन बन्नी तारीख मोहम्मदी। खैर नाम पढ़ने से कुछ विशेष प्राप्त होना है नहीं, क्योंकि मुझे मालूम है यहां पर आप लोगों का ज्ञान थोड़ा सा कम है, थोड़ा सा नहीं बहुत ज्यादा कम है। बच्चे यहां पर एक बात विशेष रूप से ध्यान से सुनना, तारीख फिरोज शाही ये किताब दो राइटर्स ने लिखी है। तो तारीख फिरोज शाही दो राइटर्स ने ये किताब लिखी है। एक राइटर है जियाउद्दीन बरानी और एक राइटर है शम्स सिराज अफीफ। तो बच्चे इस व्यक्ति ने भी इस नाम से किताब लिखी है, इस व्यक्ति ने भी इस नाम से किताब लिखी है। तो दो अलग अलग किताबें, नाम सेम, दो अलग अलग व्यक्तियों द्वारा लिखी गई। अब बोलता है करेक्टली मैच्ड कौन सा है, तो यही करेक्टली मैच्ड है, क्योंकि जियाउद्दीन बरानी के सामने जो इसने किताब लिखी है वो जियाउद्दीन बरानी ने नहीं लिखी है। तारीख फिरोज शाही शम्स सिराज अफीफ ने भी लिखी है और जियाउद्दीन बरानी ने भी लिखी है। तो यहां पर भाई थोड़ा सा थ्योरी भी आप लोग के लिए देख लेते हैं, अलर्ट रहिएगा। क्या बोला हमने? शम्स सिराज अफीफ ने किताब लिखी है तारीख फिरोज शाही, जियाउद्दीन बरानी ने भी किताब लिखी है तारीख फिरोज शाही। साथ साथ जियाउद्दीन बरानी की एक और महत्वपूर्ण किताब फतवा जहंदरी। क्या है बच्चे? फतवा जहंदरी। सही है, फतवा जहंदरी। अच्छा, फिर यहां पर भाई आमिर खुसरो का नाम था। बाय एलिमिनेशन भी जो बच्चे अच्छे से क्लास अटेंड कर रहे हैं वो बना ले जाते। एक बार मैंने बताया था तबाकत नासिरी किसने? नसीरुद्दीन शाह की मूवी कौन देखता है? मोहम्मद सिराज क्रिकेटर। तो बच्चे ये तो सिराज है, मिन्हास उस सिराज, तो यार सी ऑप्शन तो होगा नहीं। अच्छा, इब्न बतूता की किताब मैंने पहले भी बताई आपको, रहला, तो सी और डी तो आप एलिमिनेट करते, इन दोनों में से फिर आपको करना पड़ता। तो बच्चे अब यहां पर देखो हमने क्या बोला, अमीर खुसरो और इब्न बतूता। इब्न बतूता की किताब रहला, अमीर खुसरो की कुछ नई किताबें आपके सामने हैं। एक है किरान उस सादीन, आशिका, तुगलक नामा। तो सेकंड वाली तो तुम लोग बिना किसी परेशानी के याद कर लोगे, क्योंकि जिस मजाज के तुम लोग लगते हो और जो अधिकतर बच्चों का इस जीवन में पैदा होने का उद्देश्य है, सरकारी नौकरी लेने का जो उद्देश्य है, तो ये नाम आपको याद रखने में समस्या नहीं होगी। समस्या यहां पर भी ज्यादा नहीं आएगी, तुगलक नामा नाम याद रखना आसान, लेकिन बच्चे ये है किरान उस सादेन। ठीक है भाई, आओ भाई, तो ये दिमाग में रखेंगे, ये एक नया नाम है। किताब इब्न बतूता रहला, जियाउद्दीन बरानी तारीख फिरोज शाही फतवा जहंदरी, शम्स सिराज अफीफ तारीख फिरोज शाही, आमिर खुसरो किरान उस सादेन, आशिका, तुगलक नामा। नेक्स्ट भाई, तारीख मुबारक शाही दिल्ली सल्तनत। भाई एक और टफ क्वेश्चन, सीपीओ 2022। तारीख मुबारक शाही, अब ये नई किताब है, दिल्ली सल्तनत का फारसी भाषा का इतिहास है। इसके लेखक कौन है भाई? क्वेश्चन बोलता है हमको लेखक बताओ किसके, तारीख मुबारक शाही। तो बच्चे ध्यान से सुनना, एक वंश आया था जिसको हम बोलते हैं गुलाम वंश, हाँ सर। इसके बाद आया था एक वंश जिसको हम कहते हैं खिलजी वंश। जब तक तुम ऑप्शंस जवाब देते रहो भाई कमेंट्स में। फिर एक वंश आया था बच्चे तुगलक वंश, हाँ सर। फिर एक वंश ऐसा आया था जिसने जीवन में कुछ नहीं किया, 37 ईयर्स रूल किया मगर कुछ भी नहीं किया, और इस वंश का नाम है सैयद वंश। तो बच्चे ये जो सैयद वंश है इसके संस्थापक याद करो कौन थे? हाँ सर, याद आ रहा है, खिज्र खान ये संस्थापक थे। और बच्चे इसी वंश में एक व्यक्ति आता है जिसने जीवन में कुछ नहीं किया, मुबारक शाह। क्या नाम होता है? मुबारक शाह। लेकिन मुबारक शाह की किस्मत अच्छी थी कि इसके टाइम पर एक इतिहासकार था जिसका नाम है याह्या बिन अहमद सरिंदी। सर ये कैसा नाम है? याह्या, गाना नहीं तुमने सुना? या नहीं सुना? तो याह्या बिन अहमद सिरहिंदी, ये बच्चे इतिहासकार है जिसने एक किताब इस पगले के टाइम पर लिखी है। अच्छा हुआ ये किताब लिख दी इसने। तो याह्या बिन अहमद सिरहिंदी ने तारीख मुबारक शाही लिखी है। मुबारक शाह यही है। तो तारीख मुबारक शाही, तारीख का मतलब क्या होता है? यानी मुबारक शाह के टाइम पर क्या क्या हुआ, तो तारीख मुबारक शाही। समझ रहे हो भाई? तो अच्छा है लिख दी, नहीं तो इसको कोई नहीं जानता, इसने जीवन में कुछ नहीं किया। याह्या बिन अहमद सिरिंदी ने किताब लिखी है, तभी लोग थोड़ा बहुत नाम जानते हैं मुबारक शाह का, वरना इसने खुद कुछ नहीं किया। चलो भाई, अगले क्वेश्चन की तरफ बच्चे चलेंगे। अब हम लोग विजयनगर साम्राज्य के क्वेश्चन देख रहे हैं। अमुक्त माल्यद का लेखन किसने किया है? एसएससी एमटीएस 2019 का क्वेश्चन। जल्दी भाई कमेंट सेक्शन में जवाब दो जब तक मैं पानी पी लूं।
हाँ भाई, तो अमुक्त माल्यद का लेखन किसने किया? बच्चे ध्यान से सुनना, जब हम बोलते हैं विजयनगर साम्राज्य, अच्छा उससे पहले मैं ये भी बता दूं विजयनगर साम्राज्य कब स्थापित हुआ। बेटा जब नॉर्थ इंडिया में मोहम्मद बिन तुगलक का रूल चल रहा था, तो भाई इसने बहुत ज्यादा एरिया कर लिया था। पूरे दिल्ली सल्तनत में सबसे ज्यादा एरिया इसके ही पास था, लेकिन एरिया अपने कंट्रोल में रख पाना इसको नहीं आता था। देखो एरिया जीतना एक अलग बात है और एरिया अपने कंट्रोल में लंबे समय तक रख पाना दूसरी बात है। मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पर ही 1336 में विजयनगर साम्राज्य बन गया। तो बच्चे विजयनगर साम्राज्य 1336 में बना। इसको बनाने वाले दो भाई, स्थापित करने वाले दो भाई, एक का नाम हरिहर, एक का नाम बुक्का। क्या नाम था बच्चे? हरिहर और बुक्का। अच्छा एक और बात, इसी के टाइम पर मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पर ही इस वाले क्षेत्र में एक साम्राज्य आएगा जिसको हम कहेंगे बहमनी साम्राज्य, और इसको स्थापित करने वाला एक व्यक्ति होगा जिसका नाम होगा हसन गंगू। हसन गंगू के अलावा इसको अलाउद्दीन हसन बहमन शाह भी बोलते। तो जिस टाइम पर मोहम्मद बिन तुगलक नॉर्थ इंडिया में रूलर है, उसके पास यहां तक के एरिया थे। तो बच्चे कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, ये वाला जो एरिया, यहां पर विजयनगर साम्राज्य आ गया। हरिहर और बुक्का दो सगे भाई थे जिनने 1336 में, लिखा है क्या? हाँ लिखा है, 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। और इधर महाराष्ट्र कर्नाटक वाला जो रीजन है, कर्नाटक का कुछ रीजन इधर था और कर्नाटक का कुछ रीजन इधर। तो बच्चे महाराष्ट्र कर्नाटक वाले रीजन में हसन गंगू ने बहमनी साम्राज्य की स्थापना की। कब स्थापना की? 1347। तो भाई कब स्थापना की? 1347। तो ये 1336, ये 1347, ठीक है। अब यहां पर विजयनगर साम्राज्य में 4 वंश हैं जो रूल करेंगे। सबसे पहला वंश कौन सा रूल करेगा बच्चे? सबसे पहला वंश है जिसको हम कहेंगे संगम वंश। क्यों? हरिहर और बुक्का दो सगे भाई हैं, उनके पिताजी का नाम था संगम, इसलिए पहले वंश को बोलते हैं संगम वंश। इसके बाद एक वंश आएगा बच्चे जिसको हम कहेंगे सालुव। क्या कहेंगे? सालुव। इसके बाद एक वंश आएगा जिसको हम कहेंगे तुलुव, और अंत में एक वंश है जिसको हम कहेंगे अराविदु। ये है बच्चे 4 वंश, संगम, सालुव, तुलुव और अराविदु। ठीक है, तो बच्चे ये है 4 वंश। अब क्वेश्चन बोलता है अमुक्त माल्यद का लेखन कार्य किसने किया? अच्छे से सुनना, ये जो तुलुव वंश है बच्चे, यहां पे एक सबसे पूरे चारों वंश के सबसे महान विजयनगर शासक माने गए कृष्णदेव राय। कौन माने गए बच्चे? कृष्णदेव राय। तो कृष्णदेव राय ये तुलुव वंश के हैं बच्चे, इनने ही किताब लिखी है अमुक्त माल्यदा या अमुक्त माल्यद। तो यहां पर आप देख सकते हो कृष्णदेव राय। और बच्चे ये जो किताब है ये तेलुगु भाषा में है, और क्योंकि ये कृष्णदेव राय ने लिखी है तो ये भाई अपने आप ही इसका इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ जाता है। क्योंकि सोचो पूरे विजयनगर साम्राज्य का सबसे महान शासक किताब लिख रहा है, तेलुगु भाषा में ये किताब लिखी गई। और इस किताब का वो क्या है, मतलब थीम क्या है? तो बच्चे शासन कला। शासन कला का मतलब होता है स्टेट क्राफ्ट, यानी कैसे शासन किया जाए, कैसे शासन चलाया जाए। तो स्टेट क्राफ्ट या शासन कला पर यह किताब अमुक्त माल्यद कृष्णदेव राय ने लिखी। कृष्णदेव राय साहब, ओके, बढ़े आगे। चलो भाई अगला देखो, दक्षिण भारतीय वंश विजयनगर साम्राज्य किस राजा द्वारा स्थापित किया गया? चलो भाई अभी अभी मैंने बताया था, जल्दी से कमेंट सेक्शन में रेला लगा देना है। क्या लगा देना है? रेला। तो मेला दिलों का आता है एक बार, आके चला जाता है। सुना है तुमने? आते हैं मुसाफिर, जाते हैं मुसाफिर, जाना ही है तुमको, क्यों आते हैं मुसाफिर? तो आए भी ना मुसाफिर अब। तो बच्चे हरिहर और बुक्का ने 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। तो हरिहर और बुक्का, असल में ये जो बुक्का है जो हरिहर का भाई है, इसने ही विद्यानगर का नाम चेंज करके बच्चे विजयनगर किया था। तो ध्यान से सुनेंगे, एक तो साम्राज्य है विजयनगर साम्राज्य, इधर ध्यान दो। अब तुमको मैप में मैं बताता हूं, ये जो ग्रीन कलर का एरिया है ये है भाई पूरा विजयनगर साम्राज्य। इस विजयनगर साम्राज्य का कैपिटल भी विजयनगर है। तो बच्चे यहां पर आपको दिख रहा है ना? तो विजयनगर साम्राज्य यहां पर आपको दिख रहा है कैपिटल, मतलब इनका जो कैपिटल है बच्चे, जो कैपिटल है वो विजयनगर।
आज आप उसको हम्पी नाम से जानते हो। किस नाम से जानते हो? हम्पी। हम्पी उसका आज का नाम है। तो बच्चे पहले क्या था? विजयनगर, समझ गए। लेकिन उससे भी पहले उसका नाम था विद्यानगर। विद्यानगर को विजयनगर किसने किया? बुक्का ने। ठीक है बच्चे, बुक्का ने ये किया। आओ भाई आगे बढ़ते हैं। आओ, क्वेश्चन है, अब्दुल रज्जाक ने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा कौन सी शताब्दी में की थी? तो यहां पर ना एक फिलिंदा ब्लैंक है जो गायब हो गया है। तो डैशवीं शताब्दी में की थी। अब्दुल रज्जाक ने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा डैश शताब्दी में की थी। तो भाई कौन सी शताब्दी में की थी? ये क्या हो गया? अब्दुल रज्जाक ने विजय, हाँ। तो भाई यहां पर मैं थोड़ा सा करेक्शन कर देता हूं, क्योंकि इंग्लिश वाले वर्जन ने तो आंसर ही लिख दिया भाई। ये सही है। चलो भाई, तो ये गलत है भाई, आपको जवाब देना है। बताओ, फिल इन द ब्लैंक। तो बच्चे देखो, अब ना यहाँ पे थोड़ा सा कॉमन सेंस का इस्तेमाल करना चाहिए। देखो भाई, 1336 में विजयनगर साम्राज्य स्थापित हुआ। 1336 में स्थापित हुआ, यानी सेंचुरी कौन सी है? 14th। अब जब कोई साम्राज्य स्थापित ही 14th सेंचुरी में हुआ, तो भाई ऑप्शन ए और 11 तो एलिमिनेट हो गए, ए और सी मतलब एलिमिनेट हो गए, बचे क्या? 17 और 15। चलो, अब मैं तुम्हें एग्जैक्ट बताता हूं। अब्दुल रज्जाक बच्चे एक यात्री है, और ये यात्री कहां का यात्री है बच्चे? एक फारस का यात्री है। फारस मतलब पर्शियन ट्रैवलर है। पर्शिया मतलब जो आज का ईरान है, उसको ही पहले पर्शिया या फारस बोला जाता था। अब ये जो अब्दुल रज्जाक है, इसको किसने इंडिया में भेजा? तो एक राजा था फारस का, उसका नाम था शाहरुख। शाहरुख ने बोला कि जाओ जाओ जाओ, और तब जाके अब्दुल रज्जाक इतना बोलने के बाद इंडिया आया। उस टाइम पर इंडिया में विजयनगर साम्राज्य में रूलर कौन था बच्चे? तो संगम वंश के देव राय सेकंड रूलर थे। तो बच्चे देव राय द्वितीय ये रूलर हैं किसके? संगम वंश के। जब कौन इंडिया आया? अब्दुल रज्जाक। और अब्दुल रज्जाक ने कहा है कि विजयनगर साम्राज्य जैसा शहर ना आज तक आंखों ने कभी देखा, ना कानों ने कभी सुना। यानी अब्दुल रज्जाक ने बताया है कि इतना पैसा मौजूद है विजयनगर साम्राज्य में। अब्दुल रज्जाक बोलते हैं कि आम लोग जो घूम रहे हैं, उनके कानों में सोने की बालियां, गले में सोने की चेन, नथुने सोने के, हाथों में कड़े सोने के, पैसा ही पैसा, मजे ही मजे। अब्दुल रज्जाक बताते हैं कि विजयनगर साम्राज्य के राजाओं के पास इतना सोना था कि जगह नहीं थी रखने की, तो जमीन में गड्ढे करके सोने को पिघला के वो गड्ढों में डालते थे, क्योंकि रखने की जगह नहीं है। तो बच्चे ये संगम वंश का देवराय द्वितीय राजा था जब अब्दुल रज्जाक आया। तो ये 15वीं शताब्दी है, ठीक है, ओके। क्योंकि संगम वंश आपको मालूम है 14th सेंचुरी में स्थापित हुआ, ओके। 1336 में स्थापित हुआ, और बच्चे 14th आपको कहीं दिख नहीं रहा, तो संगम वंश 15वां। ये आप कॉमन सेंस से भी बना सकते थे, ठीक बात है। चलो भाई आगे की बात करते हैं। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई थी? अभी अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया, तो इस पे ज्यादा समय नहीं देंगे भाई। 1336 में हुई थी। यहां पे तुम लोगों को मौका नहीं मिलेगा। आओ भाई, 1336 में किस साम्राज्य को हरिहर और बुक्का ने स्थापित किया? बच्चे अगेन लड्डू क्वेश्चन। 1336 में विजयनगर साम्राज्य को स्थापित किसने किया? हरिहर और बुक्का ने, यह भी आपको मालूम है। आओ भाई, कृष्णदेव राय किस राजवंश के शासक थे? स्टेनो 2017, जल्दी से भाई जवाब दो। हाँ भाई, कृष्णदेव राय किस राजवंश के शासक थे बच्चे? हाँ, तो कृष्णदेव राय विजयनगर। अभी तो इनने बहुत जनरल बात पूछ ली, लेकिन अगर तुमसे पूछे वंश, तो आप वंश में बच्चे क्या बताओगे? तुलुव। तुलुव वंश के। तो विजयनगर में भी भाई 4 वंश हैं, तो आप वंश क्या बताओगे? संगम, सालुव, तुलुव, अराविदु। तो तुलुव वंश। निम्न में से महाकाव्य कहानी मनु चरित्र ये बच्चे किसने लिखी है? अलासनी पेदन्ना, चंद बरदाई, बाण भट्ट या पोन्ना? अब ध्यान से सुनना, जल्दी से पहले तुम लोग जवाब देना, जवाब तुम्हें देते जाना है भाई। अच्छा, अब भाई ध्यान से सुनना, जो कृष्णदेव राय है, जो कृष्णदेव राय हैं बेटा, इनके दरबार में अष्ट दिग्गज यानी 8 दिग्गज हुआ करते थे। क्या होते थे? 8 दिग्गज हुआ करते थे, यानी 8 विद्वान। कौन थे बच्चे? ये 8 विद्वान थे। कौन थे बच्चे? 8 स्कॉलर्स, 8 विद्वान थे। और इनमें से ही एक विद्वान थे बच्चे जिनका नाम आपने सुना है, तेनाली रमन, जो माना जाता है दिमाग से बहुत तेज थे।
तेनाली रमन या तेनाली रामकृष्णन। इनका ओरिजिनल नाम बच्चे है पांडुरंगा महामात्य। क्या नाम है? पांडुरंगा महामात्य, ये इनका ओरिजिनल नेम है। ठीक है, अब मैंने क्या बोला भाई, 8 दिग्गज हैं। एक और दिग्गज हैं भाई कृष्णदेव राय के दरबार में 8 में से, जिनका नाम है बच्चे अलासनी पेदन्ना। क्या नाम है? अलासनी पेदन्ना। और इन्हीं अलासनी पेदन्ना ने एक किताब लिखी है जिसका नाम है मनु चरित या मनु चरितम। तो बच्चे यही इस क्वेश्चन का सही जवाब है, अलासनी पेदन्ना। ठीक है, चलो, निम्नलिखित में से किस पुर्तगाली लेखक ने दक्षिण भारत के व्यापार और समाज के बारे में लिखा है? बच्चे, पुर्तगाली कोई राइटर है जिसने दक्षिण भारत के व्यापार और समाज के बारे में लिखा है। देखो भाई, दुआर्त बारबोसा, फ्रैंकोइस बर्नियर, जीन बैप्टिस्ट ट्रेवर्नियर या निकोलो मनुची। चलो भाई, सही जवाब क्या है पहले आप कमेंट सेक्शन में बताएं, फिर मैं आपको बताता हूं भाई कौन है। चलो, तो तुम लोग जवाब देते रहो भाई। अब देखो, कृष्णदेव राय जो तुलुव वंश के रूलर हैं, उनके टाइम पर 2 महत्वपूर्ण पुर्तगाली यात्री ट्रैवल करेंगे। एक का नाम है बच्चे डोमिंगो, डोमिनोज मत कर देना, डोमिंगो पायस। क्या नाम है बच्चे? डोमिंगो पायस। यहां पर मैंने एक का नाम लिख दिया। और जो दूसरे व्यक्ति उनके दरबार में आए बच्चे पुर्तगाली यात्री, उसका नाम है दुआर्ते बारबोसा। क्या नाम है बच्चे? दुआर्ते बारबोसा। दुआर्ते बारबोसा ये उसका नाम। तो भाई इसने, दुआर्त बारबोसा ने, डोमिंगो पेज ने, दोनों ने कृष्णदेव राय के शासनकाल, व्यापार, सोसाइटी सबके बारे में लिखा। तो ये सही जवाब है। आओ, निम्नलिखित शासकों में से कौन तुलुव वंश का था? पुष्यमित्र शुंग, कृष्णदेव, विष्णुवर्धन, सिंह विष्णु। तो बच्चे सही जवाब क्या है? कृष्णदेव राय, ये है भाई तुलुव वंश के। नेक्स्ट आओ भाई, कृष्णदेव राय द्वारा रचित निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक राजकीय विषय वस्तु से संबंधित है? बेटा, राजकीय विषय वस्तु मतलब थीम, यानी स्टेट क्राफ्ट यानी शासन कला। थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था। तो बच्चे स्टेट क्राफ्ट यानी शासन कला से संबंधित। तो भाई सही जवाब क्या है? जल्दी जल्दी बताओ। तो बच्चे सही जवाब है अमुक्त मल्यत। कौन सी भाषा में हमारा डिस्कशन हो गया? तेलुगु भाषा में। ठीक है, चलो भाई अगला, तलीकोटा के युद्ध के समय विजयनगर साम्राज्य में कौन से राजवंश का राज था? चलो भाई, जितने बच्चों को जवाब मालूम बताओ। हाँ भाई, तलीकोटा युद्ध के समय विजयनगर साम्राज्य में कौन से राजवंश का राज था? अब बच्चे ध्यान से सुनना, तुलुव वंश के रूलर हैं कृष्णदेव राय, शॉर्ट में लिखते हैं केडीआर, कृष्णदेव राय। जब इनका रूल हुआ करता था तो ऐसा माना जाता था कि भाई तुलुव वंश तो कभी खत्म ही नहीं होगा, इतना जबरदस्त शासन। लेकिन ऐसा नहीं होता। एक राजा स्ट्रांग है इसका ये मतलब नहीं उसके बच्चे भी स्ट्रांग होंगे। कमजोर उत्तराधिकारी जब आते हैं तो अच्छे अच्छे साम्राज्य का पतन होता है, फॉल होता है। तो बच्चे कृष्णदेव राय के बाद आगे चल के एक व्यक्ति आएंगे, रूलर आएंगे तुलुव वंश के ही, जिनका नाम होगा सदाशिव राय। राय मतलब तेलुगु भाषा में होता है राजा। ये जो आप हर जगह पढ़ रहे हो राय, राय राय क्या है बच्चे? राजा। तो जब सदाशिव राय रूलर होते हैं तो बेटा वास्तविक शक्तियां उनके मंत्री के पास होती हैं। उसका नाम था राम राय या राम राजा, क्योंकि राय मतलब क्या होता है? राम राजा। तो ये मंत्री है, ये है राजा, रियल पावर्स इसके पास है। समझ गए? तो बच्चे ये इनके खिलाफ एक अटैक होगा 1565 में, और इसी युद्ध को हम बोलते हैं तलीकोटा का युद्ध। यहां पर मैं मैप में बताता हूं आपको, इधर ध्यान देंगे सभी बच्चे। यहां पर बच्चे देखो, आपको दिख रहा है ये बहमनी साम्राज्य हुआ करता था। ये विजयनगर तो आपको दिख रहा है। समय के साथ क्या हुआ? अच्छा, विजयनगर के रूलर कौन है? अभी अभी मैंने बताया सदाशिव राय, ये राजा है। और मंत्री कौन है बच्चे? इनका मंत्री कौन है? राम राय या राम राज इनका मंत्री है। सुनना, तो बेटा विजयनगर यहां पर और यहां पर बहमनी साम्राज्य हुआ करता था, लेकिन समय के साथ बहमनी साम्राज्य के टुकड़े हो गए। 5 हिस्सों में बहमनी साम्राज्य स्प्लिट हो गया। एक है बीजापुर, अहमदनगर, बिदर, बरार, गोलकोंडा। जो हमारी अगली क्लास होगी ना तो वहां पर हम इन पर क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन अभी के लिए समझना बेटा, इन लोगों ने विजयनगर साम्राज्य पर अटैक किया। बरार को छोड़कर 4 लोगों ने विजयनगर साम्राज्य पर आक्रमण किया। किस किसने? अहमदनगर,
बीजापुर, बिदर और गोलकोंडा। और इसी युद्ध को बच्चे कहा जाता है तलीकोटा का युद्ध। क्या कहा जाता है बच्चे? तलीकोटा का युद्ध। तलीकोटा क्या है बच्चे? तलीकोटा का युद्ध। यहीं पर लिख देता हूं। ये जो तलीकोटा का युद्ध है बच्चे, ये अन्य नामों से भी जाना जाता है। तो एक है तलीकोटा, एक है राक्षस तंगड़ी। क्या बात कर दी सर? हाँ बच्चे, राक्षस तंगड़ी का युद्ध भी इसको ही बोलते हैं। और एक नाम है बच्चे बनी हट्टी का युद्ध। तो तीन नामों से ये जाना जाता है, तलीकोटा का युद्ध, राक्षस तंगड़ी का युद्ध या बनी हट्टी का युद्ध। ये 1565 में हुआ, जिसमें बुरी तरीके से विजयनगर के लोग हार गए। सदाशिव राय हार गए, राम राय हार गए। राम राय को तो जान से मार दिया गया। तो बच्चे ये किस वंश के खिलाफ हुआ था? तुलुव वंश। तुलुव वंश के खिलाफ ये हुआ था। सदाशिव राय तुलुव वंश के हैं। नेक्स्ट, कौन से युद्ध से विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ? बताओ भाई। तो जल्दी कर लेते हैं भाई थोड़ा। तलीकोटा, क्योंकि ये क्वेश्चन अभी अभी आपने बना लिया, समझ गए। तो बच्चे तलीकोटा युद्ध की वजह से विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ, ये बात आपको मालूम चल गई। नेक्स्ट देखो भाई, नेक्स्ट क्या है? हम्पी में स्थित स्मारकों का समूह एक महत्वपूर्ण डैश केंद्र है। बताओ भाई। मैंने आप सभी बच्चों को बताया हम्पी, हम्पी ये बच्चे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज मतलब यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल, यूनेस्को ने इसे घोषित किया। हम्पी में जो मंदिर, जो हमको महल खंडहर में मिल रहे हैं, उनके बारे में। असल में हम्पी विजयनगर शासकों की राजधानी थी और ये बहुत संपन्न, बहुत भव्य थी। लेकिन इस पर जब तलीकोटा के युद्ध के दौरान आक्रमण हुआ तो विजयनगर साम्राज्य की संपत्ति लूटी गई। हम्पी के भवन, हम्पी के मंदिरों को बुरी तरीके से लूटा गया, उनको तोड़ा गया। और बच्चे तब से लेकर अब तक ये खंडहर में ही है, लेकिन यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का इसको दर्जा मिला। तो बच्चे हम्पी एक हिंदू केंद्र है। ठीक है बच्चे, हम्पी एक हिंदू केंद्र, ये विजयनगर की राजधानी। तो बच्चे विजयनगर साम्राज्य की राजधानी, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी। पहले इसका नाम विजयनगर शहर था, लेकिन आगे चल के इसका नाम क्या हो जाएगा? हम्पी। हाँ सर सुने, वो तुमने हम्टी शर्मा की दुल्हनिया सुना है। आओ, प्राचीन शहर हम्पी डैश साम्राज्य की राजधानी थी। जल्दी कर ले, क्योंकि लड्डू क्वेश्चन है। विजयनगर की राजधानी थी। सही बात है भाई। आओ फिर भाई, लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, फिर हम लोग क्लास को देंगे विदाई। थोड़ी सी क्लास आज की छोटी रहेगी, डोंट वरी भाई, परेशान नहीं होना है। आओ शुरुआत करते हैं बच्चे। विजयनगर की राजधानी प्राचीन शहर हम्पी के खंडहर किस वर्तमान भारतीय राज्य में स्थित है? हम्पी आज कहां पर है? ठीक है भाई, विजयनगर का कैपिटल था, आज कहां पर है? चलो भाई जल्दी जवाब दो, हम्पी आज कहां पर है? तो बच्चे विजयनगर एम्पायर की राजधानी हम्पी आज कर्नाटक में है। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो गया कर्नाटक। चलो भाई, तो सभी बच्चे एकदम अलर्ट, क्योंकि अब मैं आपको बता रहा हूं कि जो पुराना लास्ट क्लास का होमवर्क था उसका जवाब क्या है। लास्ट क्लास में होमवर्क मिला 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर हमला और लूटपाट किसने की? महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था और 1025 में गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कर बहुत पैसा संपत्ति लूटा। सबसे ज्यादा लूट उसने सोमनाथ मंदिर से ही प्राप्त की। तो बच्चे, कई बच्चों ने सही जवाब दिए, लेकिन उन बच्चों का नाम आ नहीं पाया है। कोई बात नहीं भाई, दिल पे नहीं लेना। जिसका नाम नहीं आया, जिसने नाम लिखा था, मैं समझ सकता हूं बुरा लगता है कि सर मेहनत की थी। कोई बात नहीं बच्चे, आप अपने प्रति ईमानदार रहो, किसी को नाम दिखाने के लिए नहीं। अब बच्चे, ये जो क्वेश्चन है आज का, इसका जो बच्चे जवाब देंगे निश्चित रूप से उनका नाम कल की क्लास में दिखाया जाएगा। तो जो भी बच्चे होमवर्क का जवाब देंगे उनका नाम आएगा भाई, डोंट वरी। क्वेश्चन है, भारत पर शासन करने वाला पहला मुस्लिम राजवंश कौन सा था? Who was the first Muslim dynasty to rule India? खिलजी, गुलाम, लोदी या तुगलक? तो बच्चे, इस क्वेश्चन का जवाब जैसे ही आज की लाइव क्लास खत्म हो जाएगी तो कमेंट सेक्शन में जवाब देना है इसका। अभी जवाब नहीं दो, अभी दोगे तो भाई नाम नहीं आएगा। दे दो, तुम्हारी मर्जी, नाम नहीं आएगा, क्योंकि अभी इतना तेजी से जवाब आ रहे हैं भाई, तो नाम नहीं पढ़ पाएंगे। लेकिन जो बच्चा कमेंट सेक्शन में जवाब देगा उसका नाम आएगा। ठीक है बच्चे, चलो भाई। तो इस सेशन की पीडीएफ कहां पर मिलेगी? तो जो बच्चे नए हैं, हिस्ट्री बाय मयूर सर टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाओ। यहीं पर यूट्यूब पर जो मैं सेशन लेता हूं भाई, उसकी पीडीएफ इसी ग्रुप में मिलती है। ये है उसका क्यूआर कोड, इससे जुड़ जाना है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं भाई। नेक्स्ट बात क्या है भाई?
ये है भाई CHSL की कुछ शानदार किताबें। तो PW स्टोर से आप इन किताबों को परचेस कर सकते हो। CHSL की शानदार किताबें, 5000 से भी ज्यादा MCQs यहाँ पर कवर करवाए गए हैं, तो भाई आप इसको बिल्कुल चेकआउट कर सकते हो। नेक्स्ट बात भाई अगली क्लास किसकी है? शानदार रीजनिंग की क्लास, संदीप गुप्ता सर की, रविंदर सर की मैथ्स की क्लास। तो इन क्लासेस से जरूर जुड़ना है। फिर भाई कंप्लीट रिवीजन प्लान करते हैं आपके लिए जल्द। चलो भाई, तो फिर आप सभी बच्चों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है आप सभी बच्चे स्वस्थ हैं, आपको ये क्लास अच्छी लगी। और बच्चे कमेंट सेक्शन में होमवर्क आंसर का जवाब देना, ये भी बताना है आपको कि आज की क्लास कैसी लगी। साथ साथ कोई इंप्रूवमेंट फीडबैक हम आपको और बेहतर तरीके से कैसे पढ़ा सकते हैं, ये भी जरूर बताइएगा। चलो भाई, क्लास खत्म करें तो पढ़ते रहें, सिलेक्शन लें और अपने माता पिता का नाम इस साल रोशन करें। ओके, बाय बाय, थैंक यू, टाटा, सी यू अगेन।